स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। वेव या विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने जा रहा है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए महाराष्ट्र। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत सरकार का सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय 1 से 4 मई 2025 तक मुंबई में वेव या विश्व दृश्य श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। वेव्स भारत का पहला वैश्विक स्तर का मंच है जो मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र पर केंद्रित है। यह शिखर सम्मेलन उद्योग जगत के नेताओं, नवप्रवर्तकों, निवेशकों और नीति निर्माताओं को सहयोग को बढ़ावा देने तथा M&E के भविष्य को आकार देने के लिए एक साथ लाएगा, अतः विकल्प ए सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। कश्मीर घाटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कश्मीर घाटी पीर पंजाल पर्वतमाला और जांस्कर पर्वतमाला के बीच स्थित है। 2. झेलम नदी कश्मीर घाटी से होकर बहने वाली प्रमुख नदी है जो इसके उपजाऊ जलोढ़ मैदानों को आकार देती है। 3. कश्मीर घाटी केसर का एक प्रमुख उत्पादक है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कश्मीर घाटी दक्षिण में पीर पंजाल पर्वतमाला और जम्मू कश्मीर के उत्तर में जांस्कर पर्वतमाला के बीच स्थित है, अतः कथन एक सही है। झेलम नदी कश्मीर घाटी की मुख्य नदी है जो इसके उपजाऊ मैदानों में योगदान देती है, अतः कथन 2 सही है। कश्मीर घाटी केसर का एक प्रमुख उत्पादक है जिसकी कृषि मुख्य रूप से पंपोर क्षेत्र में की जाती है, अतः कथन 3 सही है। कश्मीर घाटी में समशीतोष्ण जलवायु है और यहाँ अलग अलग मौसम होते हैं। यह अपनी हरियाली के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. DPI से तात्पर्य भुगतान और डेटा साझाकरण प्लेटफॉर्म जैसी डिजिटल प्रणालियों से है जो सार्वजनिक आवश्यकताओं को पूरा करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। 2. भारत की आधार प्रणाली DPI का एक उदाहरण है जो निवासियों को सेवाओं तक अभिगम के लिए एक विशिष्ट डिजिटल पहचान प्रदान करती है। 3. DPI प्रायः विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और पहुंच को सक्षम करने के लिए एक ओपन सोर्स या इंटर ऑपरेबल प्रणाली के रूप में कार्य करता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना या DPI में सार्वजनिक लाभ और समावेशिता के लिए डिजाइन किए गए पहचान, भुगतान एवं डेटा शेयरिंग प्लेटफॉर्म जैसे डिजिटल सिस्टम शामिल है, अतः कथन एक सही है। आधार DPI का एक प्रमुख उदाहरण है जो भारत में विभिन्न सेवाओं तक पहुंचने के लिए एक विशिष्ट डिजिटल पहचान प्रदान करता है, अतः कथन 2 सही है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक DPI है जो निर्बाध वास्तविक काल डिजिटल भुगतान को सक्षम बनाता है जिससे भारत में वित्तीय समावेशन में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। DPI प्रायः विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और पहुंच को सक्षम करने के लिए एक ओपन सोर्स या इंटर ऑपरेबल सिस्टम के रूप में काम करता है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ONDC भारत सरकार द्वारा डिजिटल वाणिज्य के लिए एक मुक्त अंतर संचालनीय मंच का निर्माण करने हेतु एक पहल है। 2. ONDC का लक्ष्य लघु व्यवसायों और विक्रेताओं को व्यापक ऑनलाइन बाजारों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाकर ई-कॉमर्स को सुगम बनाना है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ONDC भारत में एक मुक्त अंतर संचालन योग्य डिजिटल वाणिज्य मंच स्थापित करने की सरकार समर्थित पहल है, अतः कथन एक सही है। ONDC विक्रेताओं को एक ही प्लेटफॉर्म तक सीमित न रखते हुए कई प्लेटफॉर्मों के माध्यम से खरीदारों तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। ONDC का उद्देश्य लघु व्यवसायों और विक्रेताओं को व्यापक प्लेटफॉर्म के साथ साथ ई-कॉमर्स में भाग लेने में सक्षम बनाकर समान अवसर प्रदान करता है, अतः कथन 2 सही है। यह खुदरा खाद्य वितरण और गतिशीलता जैसे विविध क्षेत्रों को कवर करता है तथा डिजिटल वाणिज्य के दायरे का विस्तार करता है। ONDC एक मुक्त नेटवर्क है जो न केवल सरकारी बल्कि निजी संस्थाओं सहित विभिन्न हितधारकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। अगला प्रश्न है, दूध में अपमिश्रण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. दूध में स्टार्च के अपमिश्रण का पता आयोडीन घोल मिलाकर लगाया जा सकता है जिसका रंग नीला हो जाता है।
2. दूध में फार्मेलिन मिलाने का उपयोग उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन यह मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। 3. दूध में मेलामाइन की मिलावट का उपयोग गुणवत्ता परीक्षणों में प्रोटीन की मात्रा को अनुचित तरीके से बढ़ाने के लिए किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी कोई नहीं। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। दूध में अपमिश्रण। दूध में अपमिश्रण करने में प्रायः दूध को पतला करने अथवा उसका रंग, रूप और मात्रा बढ़ाने के लिए जल, स्टार्च या यूरिया जैसे पदार्थ मिलाए जाते हैं। दूध में स्टार्च की मिलावट गाढ़ापन बढ़ाने के लिए की जाती है और इसका पता आयोडीन घोल डालकर लगाया जा सकता है, जिसके होने पर इसका रंग नीला हो जाता है। अतः कथन 1 सही है। दूध में फार्मेलिन मिश्रित करने का उद्देश्य इसके शेल्फ लाइफ बढ़ाना होता है, लेकिन यह मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। अतः कथन 2 सही है। दूध में मेलामाइन मिश्रण का उपयोग गुणवत्ता परीक्षणों में प्रोटीन सामग्री की रीडिंग को अनुचित तरीके से बढ़ाने के लिए किया जाता है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. LLM तंत्रिका नेटवर्क मॉडल है जिन्हें मानव जैसी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करने के लिए टेक्स्ट के विशाल डेटासेट पर प्रशिक्षित किया जाता है। 2. LLM टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं तथा इमेज एनालिसिस और कोड जनरेशन जैसे कार्य करने में भी सक्षम है। 3. LLM मुख्य रूप से अनुक्रमिक टेक्स्ट डेटा के प्रोसेसिंग के लिए कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क पर निर्भर करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। लार्ज लैंग्वेज मॉडल मानव जैसी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करने के लिए टेक्स्ट के विशाल डेटासेट पर प्रशिक्षित तंत्रिका नेटवर्क है। अतः कथन 1 सही है। आधुनिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल केवल टेक्स्ट उत्पन्न करने से अधिक सक्षम है। वे कोड जनरेशन जैसे कार्य भी कर सकते हैं और कुछ मल्टीमॉडल मॉडल इमेज का विश्लेषण करने के लिए सुसज्जित हैं। अतः कथन 2 सही है। LLM आमतौर पर ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर का उपयोग करते हैं, न कि कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का, जो इमेज प्रोसेसिंग में अधिक सामान्य है। अतः कथन 3 सही नहीं है। फाइन ट्यूनिंग में कार्य विशिष्ट प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए एक विशिष्ट डेटासेट पर LLM के मापदंडों को समायोजित करना शामिल है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. RGSA एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों को छोड़कर केंद्र और राज्यों के बीच वित्त पोषण अनुपात 60:40 है। 2. इस योजना में विकेंद्रीकृत योजना और कार्य आधारित लेखांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ई ग्राम स्वराज जैसी पहल शामिल है। 3. RGSA ग्राम पंचायत विकास योजनाओं के निर्माण का समर्थन नहीं करता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान या RGSA एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें अधिकांश राज्यों के लिए 60:40 का वित्त पोषण अनुपात है, लेकिन पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए 90:10 और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्रीय वित्त पोषण है। अतः कथन 1 सही है। ई ग्राम स्वराज RGSA का एक प्रमुख घटक है जो विकेंद्रीकृत योजना, प्रगति रिपोर्टिंग और लेखांकन में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। अतः कथन 2 सही है। RGSA निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देकर क्षमता निर्माण पर जोर देता है तथा पंचायत उद्यम स्वीट अनुप्रयोगों के माध्यम से ई गवर्नेंस को बढ़ावा देता है। RGSA ग्राम पंचायत विकास योजनाओं के निर्माण का समर्थन करता है ताकि PRI स्थानीय विकास और सतत विकास लक्ष्यों के लिए योजना बना सके। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, शिवाकी स्तूप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह काबुल में स्थित 1ली से 3री शताब्दी ईस्वी का एक प्रमुख बौद्ध युग का स्मारक है। 2. इसमें कुषाण और हेलेनिस्टिक वास्तुशिल्प प्रभावों का मिश्रण परिलक्षित होता है और इसका निर्माण फील्डस्टोन, मिट्टी और प्लास्टर का उपयोग करके किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। शिवाकी स्तूप काबुल के शिवाकी स्तूप की चौड़ाई 20 मीटर से अधिक है और यह 1ली से 3री शताब्दी ईस्वी का एक प्रमुख बौद्ध युगीन स्मारक है। अतः कथन 1 सही है। इसमें कुषाण और हेलेनिस्टिक स्थापत्य शैली दोनों का सम्मिश्रण होता है और इसका निर्माण फील्डस्टोन, मृदा और प्लास्टर से किया गया है। अतः कथन 2 सही है। यह स्तूप, जो एक पूर्व में एक समय एक प्रमुख धार्मिक और कार्य स्थल था, का पहली बार उत्खनन पुरातत्वविदों द्वारा वर्ष 1820 में किया गया था।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? ए 1957, बी 1960, सी 1963, डी 1970। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 1960। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत और पाकिस्तान के बीच 9 वर्षों की बातचीत के बाद वर्ष 1960 में कराची में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे तथा विश्व बैंक की मध्यस्थता से यह संधि संपन्न हुई थी। संधि के तहत सिंधु नदी प्रणाली की पूर्वी नदियों रावी, व्यास और सतलज को भारत को अप्रतिबंधित उपयोग के लिए आवंटित किया गया है, जबकि पश्चिमी नदियों को पाकिस्तान के लिए आरक्षित किया गया है, जिससे पाकिस्तान को कुल जल के लगभग 80% तक पहुंच प्राप्त हो जाती है। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, क्योंझर काला चंपा शब्द हाल ही में किस संदर्भ में समाचारों में देखा गया था? ए, एक स्वदेशी धान की किस्म, बी, क्योंझर के वनों में एक नया खोजा गया औषधि पादप, सी, ओडिशा के मूल निवासी मवेशियों की एक दुर्लभ नस्ल, डी, क्योंझर क्षेत्र का एक पारंपरिक लोक नृत्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। क्योंझर काला चंपा। ओडिशा के एक किसान ने अपनी स्वदेशी धान किस्म क्योंझर काला चंपा को आधिकारिक रूप से पंजीकृत कराया है तथा बीज के व्यवसायीकरण के लिए पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण से मुआवजे की मांग की है। भारत सरकार ने वर्ष 2015 में इस किस्म को अधिसूचित किया था। ओडिशा राज्य बीज निगम और निजी कंपनियों ने इस किस्म के उत्पादन और वितरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस किस्म ने प्रमुख बीमारियों, कीटों और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति लचीलापन दिखाया है। ये झुकने या गिरने के प्रति प्रतिरोधी हैं, उर्वरकों के प्रति अनुक्रियाशील हैं, समय पर की जाने वाली और साथ ही विलंब से होने वाली बुवाई के लिए उपयुक्त है और उच्च उपज वाली किस्म है। अतः विकल्प ए सही है। इसी के साथ देख लेते हैं अंत में आज के अभ्यास प्रश्न को। मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रति परिवार न्यूनतम कितने दिनों का रोजगार गारंटी के रूप में प्रदान किया जाता है? ए 50 दिन, बी 100 दिन, सी 125 दिन, डी 150 दिन। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।